हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। अब आपकी काजल मैम आज आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही खास वीडियो। इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं था तब तक तो बहुत सारी बातें सुनी थी इसके बारे में कि अरे यार सबसे टफ चैप्टर होता है, कुछ समझ नहीं आता है, पूरे साल ये चैप्टर परेशान करता है। बट मेरे प्यारे बच्चों को ये चैप्टर ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा और समझा और सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्रिस्टल क्लियर हुए। बट शायद इस चैप्टर का एक टॉपिक तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है और तुम्हारे इसी दिल की आवाज़ को मैंने सुन लिया और तुम्हारे लिए इस वीडियो को बना दिया। तो बेटा जी समझ तो गए ही होंगे कि कौन से चैप्टर के बारे में बात हो रही है। तो बेटा वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि इस चैप्टर की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आप लोग मास्टर हो जाए। फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप लोग उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, तो बस फटाफट से उठा लो अपना रजिस्टर और पेन और लगा दो अटेंडेंस और दोस्तों को भी बता दो कि आ जाओ भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिससे आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये लिखा हुआ ही है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन भी समझाने से पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल गए हो, या कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो शायद पहली बार जिस वीडियो को देख रहा हो। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ और इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट का नाम तो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बताता है कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है, जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसके थ्रू, बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो इंक्रीज होता है। भाई हमारे शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट इस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? इस इंक्रीज होने के पीछे रीजन है द प्रेजेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मैम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटा हर कंपनी को अपने बिजनेस में पैसा लगाना होता है। अब बिजनेस में पैसा लगाने के दो ही सोर्स हैं, डेट और इक्विटी, जिसे हम ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा तो उसमें कितनी इक्विटी और कितना डेट का पोर्शन रखा होगा, ये आपको डिसाइड करना होता है। और इसी की वजह से कई बार हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चे बोलूं तो इसका मतलब है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग पर शेयर है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, उस पैसे के ऊपर जो उनको फायदा हो रहा है, जो उनको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो अर्निंग पर शेयर से रिफ्लेक्ट करता है। तो मैम क्या हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी डेट लेती है तो उससे उसके अर्निंग पर शेयर इंक्रीज ही होते होंगे? नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता। इस बात को पता लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, अब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है कि आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, वही वाली बात कि आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन कितना है, डेट का प्रपोर्शन कितना है। मतलब मान लो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब उस 10 लाख में से अगर 4 लाख का आपका डेट है तो दैट मीन्स 40% आपने डेट कंपोनेंट रखा है। और डेट कंपोनेंट ही फाइनेंशियल रिस्क को शो करता है। किसको शो करता है बच्चों? फाइनेंशियल रिस्क को। क्योंकि देखो जितना ज्यादा बाहर की उधारी उतना ही ज्यादा आपका रिस्क होगा। तो अब ये जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बताया मैंने कि आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो फेवरेबल भी हो सकता है और वो अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फेवरेबल कब होता है और अनफेवरेबल कब होता है? अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, मतलब कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उससे जो आपको रिटर्न आ रहा है, अगर वो जो पैसा आपने उधार लिया है उसकी कॉस्ट से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल
आपको रिटर्न मिल रही है 10% की, बट आपने उधारी ली थी 8% पे, मतलब 8% लगा के 10% जनरेट कर रहे हो, तो ये फायदे की चीज है ना। ऐसे में आपको उधारी लेने का फायदा हुआ, तो वो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। और वहां पर आपकी जो ईपीएस होती है ना बेटा, इस सिचुएशन में आपकी ईपीएस हमेशा बढ़ती है। बट अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, मतलब कि 10% पे डेट लिया और आपको सिर्फ 6% ही रिटर्न आ रहा है, आप वहां भर रहे हो 10% का इंटरेस्ट और आपकी जेब में खुद के 6% ही आ रहा है, तो ऐसे में उस डेट को लेने का आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इस केस में जो आपकी अर्निंग पर शेयर होती है ना बेटा, वो डिक्रीज हो रही होती है और इसे बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक, तो यही हमें डिसाइड करने में मदद करता है किसी भी कंपनी के अंदर कि हमें डेट लेना है या नहीं लेना है, हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की ईपीएस को इंक्रीज करना है या नहीं करना है, या इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सम अप करती हूँ और फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर का बढ़ना, और वो कब बढ़ रहा है? डेट कंपोनेंट की वजह से। पर हर बार डेट लेना फायदेमंद है या नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, जिसके लिए हम निकाल के देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? उधारी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ली है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न जनरेट होता है। तो अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तो ईपीएस बढ़ेगी, बट अगर वो कम है तो ईपीएस घटेगी, और यही आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक समरी टाइप बता दिया है इस कॉन्सेप्ट का। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है अ कंपनी एसके एनर्जी लिमिटेड is providing the solar energy solution in some states of the country. Now it wants to expand its operation in some other state also. It needs rupees 30 lakh for its expansion. The chief financial officer suggested two option for this. अब क्या है कि कोई एक कंपनी है, ऑलरेडी एक स्टेट में काम करती है, कुछ अदर स्टेट्स में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंशन पर्पस के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत है। कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर ने उन्हें दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है टू रेज द इंटायर फंड। इंटायर फंड का मतलब क्या बच्चे? 30 लाख रुपीज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, कि यहाँ पर आपने पूरे 30 लाख रुपए शेयर से इशू करने हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? टू रेज रुपीज 10 लाख थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, कि 10 लाख रुपए तो शेयर से इशू करने हैं और एक शेयर फिर से वही बात कि 10 रुपए का एक होगा, एंड रुपीज 20 लाख बाय रेजिंग द डेट एट द रेट रुपीज 10% पर एनम। बचे हुए 20 लाख के लिए आप डेट रेज कर रहे हो और डेट भी आपका कैसा है? 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। ठीक है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 12%। कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? 12%, और टैक्स रेट है हमारे पास 30%। नाउ विच ऑफ द टू ऑप्शन विल मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, फिर आप उसका एक रीजन भी देंगे। विल द अर्निंग पर शेयर इंप्रूव इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 8%। अब उन्होंने सेकेंड आपसे ये पूछा है कि क्या ईपीएस इंक्रीज होती है अगर हम इसी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को 8% कर देते हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है रीजन के साथ अपने आंसर को और अपनी वर्किंग्स को क्लियरली दिखाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जो मेन बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे किसको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं सब कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको हैबिट हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया, उन्होंने बोला कि फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। सबसे पहली चीज फंड रिक्वायरमेंट थी 30 लाख रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास दो ऑप्शन में आपकी इस रिक्वायरमेंट को डिवाइड किया गया कि कैसे आप इस पैसे को अरेंज कर रहे हो। ऑप्शन 1 में आपने टोटली इक्विटी यूज किया है 30 लाख रुपीस को रेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 में आपने इक्विटी 10 लाख की रखी है जबकि डेट आपका 20 लाख रुपए का है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि है 12% का। टैक्स रेट भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था और वो था आपका 30% का। ठीक, अब मुझे यहाँ पर ये जानना है कि मेरी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होगी या नहीं होगी। अब उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है,
अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास क्वेश्चन में है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है बेटा, जितने पे आपने डेट लिया था, आपने यहाँ पर डेट लिया था 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो दोनों चीजें आपके सामने है। अब कहने को तो मैं यहाँ से इस चीज को देखकर आंसर बता सकती हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा और हमारे लिए क्या फेवरेबल कंडीशन रहेगी, बट क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि ईपीएस की कंडीशन क्या है और उन्होंने आपसे पूरी वर्किंग्स पूछी है। लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सब चीजें सॉल्व करके दिखानी होंगी। ठीक, अब सॉल्व करके दिखाने के लिए आपको यहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा, जिसका सबसे पहला पार्ट होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप ईबीआईटी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देख लीजिए कि कैसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ईबीआईटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा, आपके पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 12% है, ठीक है, और वो 12% किस पे है, 30 लाख रुपए पे, कि अगर आप 30 लाख रुपए लगाते हैं तो उस पे आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो इसका मतलब आप कितना ईबीआईटी अर्न कर पा रहे होगे, 3,60,000। ठीक, तो यही 3,60,000 आपका यहाँ पर बेस बनेगा। आपने यहाँ लिखा 3,60,000 और यहाँ पर भी लिखा 3,60,000। ठीक, अब आप इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। ठीक, अब क्योंकि आपने पहले ऑप्शन में तो कोई डेट नहीं लिया, तो यहाँ से तो कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में आपने डेट लिया है। कितना डेट लिया है आपने, 20 लाख का डेट लिया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 20 लाख रुपए पे 10% का अगर आप इंटरेस्ट भरते हो तो वो इंटरेस्ट आपका आता है 2 लाख। ठीक, तो ये 2 लाख यहाँ से आपने माइनस करना है। अब आपके पास जो यहाँ पर आंसर आया उसे आप बोलोगे ईबीटी या पीबीटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर वो कितना बचा आपके पास, 3,60,000, और यहाँ पर भी ये बचा है आपके पास 1,60,000। अब इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्स विच इज ऑफ 30%, यानी कि इन दोनों अमाउंट्स का आपको 30% निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इसका 30% निकाल लिया है। 3,60,000 का 30% आया 1,08,000 और 1,60,000 का 30% आया 48,000। दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ चुकी है 2,52,000 और यहीं पर हमारे पास इधर आ चुका है 1,12,000। ठीक, अब इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, अब इसे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 30 लाख रुपए के शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, 3 लाख। तो इसे तो आप करेंगे डिवाइड 3 लाख से। ठीक, बट अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो वहां आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए के ही इक्विटी शेयर्स हैं और उससे जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएंगे 1 लाख शेयर्स। तो यहाँ आपने इसको डिवाइड किया 1 लाख से। ठीक, तो अब देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर किसकी ज्यादा आती है। ये देखिए बच्चों, हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो कैलकुलेट हो चुकी है, जहां पर मैंने क्या किया है 2,52,000 को डिवाइड किया है 3 लाख से और 1,12,000 को डिवाइड किया है 1 लाख से, जिससे हमें ईपीएस मिली 0.84 ऑप्शन 1 के लिए और 1.12 हमें मिली है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अब सीधी सी बात है यहाँ पर बच्चों कि आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 2 में ईपीएस ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेटर है, डेफिनेटली ऑप्शन 2 इज बेटर, क्योंकि वहीं पे जो हमारी अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्यों हुई, रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। जहां आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है, आपका कॉस्ट ऑफ डेट 10% है। तो ये क्लियरली विजिबल है क्वेश्चन के अंदर कि डेट लेने की वजह से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, जो हमें फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज को इंडिकेट कर रहा है। तो बस इसी वजह से आपको यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 बेटर है, जहां पर हमें डेट लेना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा कि अगर यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 8% हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या ईपीएस पे कोई चेंजेस आएंगे, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग फाइंड आउट करो, क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 12% से 8% हो जाती है बेटा, तो आपका ईबीआईटी चेंज हो जाएगा। जहां आप पहले 12% के हिसाब से ईबीआईटी को कैलकुलेट कर रहे थे, अब यही चीज आपको 8% से कैलकुलेट करनी होगी। और अगर आपने इसको 8% से कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज होके
2,40,000 हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन अब 2,40,000 के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकंड क्वेश्चन के लिए आपकी ईपीएस क्या आई है और क्या वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसके अंदर क्या होगा, क्या वहां पर ईपीएस इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके अंदर आप कंपनी को कौन सा ऑप्शन चूज करने का सजेशन देंगे। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज, Gaurav Industry is seeking to raise rupees 30 lakh. To support its operations, the company expects the earning before interest and taxes, which is EBIT, of rupees 2 lakh. तो गौरव इंडस्ट्रीज जो है वो 30 लाख रुपए रेज करना चाहते हैं, यानी कि इनकी फंड रिक्वायरमेंट 30 लाख रुपए की है और उस 30 लाख रुपए को लगाकर इनको ऐसा लगता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनका 2 लाख रुपए तक आ जाएगा। टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर, Gaurav Industries plans to use the higher proportion of debt compared to the equity in its capital structure. अब अपने कंपनी के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने सोचा है कि ये ज्यादा से ज्यादा डेट कंपोनेंट का यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कंपनी हैज आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी टू बोरो एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। और कंपनी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली भी और इनको यहाँ पर डेट 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, which it believes will enhance the return on equity, जिससे इन्हें लग रहा है कि शायद इक्विटी वालों का फायदा हो सकता है and benefit the shareholders. By using more debt, the company aims to leverage its capital effectively, boosting the shareholder value while managing the financial risk. और ऐसा इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने डेट कंपोनेंट का इस्तेमाल किया तो इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा भी होगा, उस रिस्क को भी अज्यूम कर लेंगे। सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एडवाइज whether the company should prefer more of debt और more of equity to have the higher EPS। तो अब आप लोगों को ये बात बतानी है कि बताइए कि क्या कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा डेट लेना चाहिए अपनी EPS को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ आपको अपने रीज़न के लिए आपको अपने आंसर के लिए एक रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ जरा सम अप करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले फंड की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि कह सकते हो कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी के अंदर वो कितना जा रहा है, किस चीज़ के लिए ये सोच रहे हैं। वो टोटल नंबर ऑफ कैपिटल है हमारी बच्चे 30 लाख रुपीस की, ठीक है। 30 लाख इनको चाहिए। अब इन्होंने जो डेट कंपोनेंट लिया उस डेट की जो कॉस्ट आ रही है वो 10% है। भाई जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उधार लेते हो उसी को आप कॉस्ट ऑफ डेट कहते हो। अब मुझे अगर इनको ये सजेस्ट करना है कि इनका ईपीएस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो मुझे अपना वही फॉर्मूला यूज करना होगा कि भाई एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आरओआई ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से तो ठीक है डेट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्वेश्चन के अंदर तो मेरे पास आरओआई है ही नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है। हाँ क्वेश्चन में ईबीआईटी जरूर उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए की दे रखी है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट ही कर लें, तो क्या पता इससे हमारा कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, ठीक है। अब EBIT कितना है आपके पास, EBIT है आपके पास 2 लाख, कैपिटल आप लगाने जा रहे हो 30 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो निकल कर आ रहा है 6.67%। अब पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 6.67% है, कॉस्ट ऑफ डेट आपका 10% है। तो क्लियरली आपको एक सिचुएशन विजिबल हो रही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम आ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि ऐसे में आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, आपकी ईपीएस फॉल होगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। तो क्या ऐसे में आपके लिए डेट लेना फायदेमंद है? क्या आप गौरव इंडस्ट्रीज को ये सजेस्ट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा डेट लें? नहीं। तो आंसर आपके सामने आ चुका है कि जस्ट बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है अर्निंग पर शेयर के फॉल होने का, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेना हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे गौरव इंडस्ट्रीज को कि उनको इस टाइम पे ज़्यादा डेट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप देखो हमारा किस तरीके से पूछा जा सकता है।
Hurray Limited owns a amusement park in Lucknow. Till now, the company had been operating on owners fund. Keeping in view its plan to set up two more amusement parks in the country, the company raised debt capital to take the advantage of trading on equity. अब हुर्रे लिमिटेड अम्यूजमेंट पार्क चलाती है लखनऊ में, और अब कंपनी जो है वो चाह रही है कि दो और अम्यूजमेंट पार्क जो है वो यहाँ पर चलाए, और उसके लिए पैसों की डेफिनेटली ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेना चाहती है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाना चाहती है. सो द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 30%. अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि वो जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाया है उसमें से 30% उनका क्या है बेटा, 30% है उनका डेट. ठीक, और ये डेट उन्होंने कौन सी कॉस्ट पे लिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% पे. तो दैट मीन्स आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कॉस्ट ऑफ डेट इनका कितना है, 12% का है. वेयर एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 10% दे रखी है. However, even after employing the debt, the EPS of the company is falling. और जाहिर सी बात है, हमें तो, हमारे प्यारे बच्चों ने तो ये देखते ही आंसर कर दिया होगा कि मैम ये तो बेकार है, लेना सही नहीं है, कि डेट कंपोनेंट लेने की वजह से भी जो उनका ईपीएस है वो लगातार कम हो रहा है. कम तो होगा ही, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही आपके कॉस्ट ऑफ डेट से कम है. आप उतना कमा ही नहीं रहे हो जितना आपको आगे पे करना पड़ रहा है. आप डेट ले रहे हो 12% पे और उससे कमा सिर्फ 10% रहे हो, तो कैसे ही आपकी ईपीएस इंक्रीज होगी, वो तो डेफिनेटली फॉल होगी. ठीक है, तो अब वो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि पहले तो ये बता दो कि दो टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर कौन से हैं जो कंपनी को लेने पड़ेंगे. And what do you think that even after employing the debt, the EPS is, the earning per share, that is the EPS of the company is falling. उन्होंने ये भी पूछा आपसे कि आप मुझे बताइए कि क्यों, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से EPS कम हो रही है, और दो फैक्टर्स बताइए जो फेवर करते हैं डेट को ज्यादा से ज्यादा इशू करने के लिए. ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम बता ही देंगे. सबसे पहले दो फाइनेंशियल डिसीजन बताने हैं बेटा. फाइनेंशियल डिसीजन कितने हैं हमारे पास, 3 फाइनेंशियल डिसीजन है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड. कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर वो अम्यूजमेंट पार्क खोलना चाहते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, सो डेफिनेटली यहाँ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो एक जो डिसीजन वो यहाँ पर ले रहे हैं वो कौन सा है बेटा, वो है उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक, अब उसमें डेट कितना रखना है, इक्विटी कितना रखना है, कहाँ से कितना पैसा लेना है, ये पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो ये कौन सा डिसीजन होता है, ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, तो दो डिसीजन आइडेंटिफाई हो गए. दूसरे का रीजन अभी हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि जस्ट बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, और ईपीएस फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अगर आपको ईपीएस बढ़ानी है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को पहले इंक्रीज करो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. कौन से दो फैक्टर्स हैं जो डेट को फेवर करते होंगे बेटा. अगर हम डेट की बात करें तो डेट जो है ना, अगर उसमें हम फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से आप कह सकते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हैं, क्योंकि डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है. आप फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लेना चाहते तो कंट्रोल कंसिडरेशन ले सकते हो कि डेट की वजह से हमारा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता है. आप टैक्स रेट की बात कर सकते हो कि क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हमारे लिए एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, यानी कि हमारी टैक्स की लाइबिलिटी सेव होती है. तो अगर मैं फेवर कर रही हूँ डेट को, तो मैं इसलिए फेवर कर रही हूँ कि मेरी टैक्स बच रहा है. अगर मेरा टैक्स रेट हाई है तो ऐसे में मेरे लिए डेट लेना फायदेमंद है ताकि मेरा टैक्स बच जाए. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि क्यों हम डेट को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं. ठीक है, तो बस आपके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ज़रूरी नहीं है कि पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व ही करना पड़े, बस उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साक्षी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 120 लाख, 120 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है इनके पास, एंड द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वाज 0.5. क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल भी गिवन है और ईपीएस क्वेश्चन में खुद दे दिया गया है विच इज 0.50. ठीक है, और फॉर द डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 80 लाख. अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए उनको 80 लाख रुपए की और जरूरत है. कंपनी रेज द फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम. कंपनी ने पूरे 80 लाख रुपए डेट से रेज किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है उनका 10%, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है. ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16 लाख.
और कंपनी 16 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड और इट पेड द टैक्स एट द रेट 40% और टैक्स पे करती है 40% से। तो अब आपको क्या बताना है, state whether the shareholder gained or lost in respect of the EPS on diversification, show your calculations clearly। अब यहाँ आपको क्या करना है, पूरी कैलकुलेशन दिखाते हुए ये बताना है कि EPS बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर सिर्फ डिसीजन लेना होता तो मैं ROI कैलकुलेट कर देती, कॉस्ट ऑफ डेट से कंपेयर करती, मुझे आंसर मिल जाता। बट वो पूछ रहे हैं कि फायदा हुआ या नुकसान, ये बताओ कैलकुलेशन करके। तो मुझे पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है कि 3 फैक्टर बताओ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को चूज करने की। तो वो जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही सेम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराती हूँ इसका। तो बेटा हमारा जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कैसे शुरू होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है EBIT, ठीक। अब आपके पास EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या मैं कहूँ कि सीधे प्रॉफिट आपने कितना कमाया है, 16 लाख रुपए का, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे 16 लाख। अब क्योंकि आपने यहाँ पर उधारी ली है तो उस उधारी पे आप इंटरेस्ट भी पे करते होगे, और कितना इंटरेस्ट पे करो, एट द रेट 10%। तो कितने की उधारी ली आपने उधारी ली है, देखो यहाँ पर लिखा था 80 लाख रुपए की आपने यहाँ पर उधारी ली है। तो इस 80 लाख के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप कितना इंटरेस्ट भरने जा रहे हैं, आप 8 लाख का इंटरेस्ट भरने जा रहे हैं, ठीक। तो अगेन आपके पास एक प्रॉफिट निकल कर आया जिसे आप क्या बोल रहे हैं, EBT, ठीक। ये क्या है आपका EBT। अब इसके अंदर से आप क्या माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट, 40%। तो 8 लाख का ही 40% आपको निकालना है जो आएगा 3,20,000, ठीक। कितना आएगा, 3,20,000। अब 3,20,000 जब आप इसके अंदर से माइनस करेंगे तो बेटा कितना निकल कर आएगा आपका, वो 4,80,000। अब 4,80,000 आपके लिए क्या है, ये है आपके लिए EAT। अब EAT से आपको निकालना है EPS। अब EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बेटा EAT तो आ चुका है 4,80,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, टोटल 120 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम उसकी फेस वैल्यू मानते हैं 10 रुपए, ठीक है। तो अगर 10 रुपए का आपका एक शेयर है और 120 लाख के आपके पास टोटल शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके पास यहाँ पर 12 लाख, ठीक। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी EPS निकल कर आएगी 0.40। तो आंसर आपके सामने है बेटा कि पहले EPS 0.50 थी और अब वही EPS आपकी 0.40 आ रही है। तो EPS तो डेफिनेटली आपकी कम हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि शेयर होल्डर तो लॉस में है यहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ पहले 0.50 थी आज वो 0.40 है। अगर मुझे अब इसका रीज़न देना हो तो मैं उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करके बताऊंगी, जो कैसे निकलती है, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। अब आपके पास EBIT है 16 लाख की, आपने कितना पैसा फिलहाल लगाया है यहाँ पर, 120 लाख आपके पास पहले से ही है, 80 लाख आपने और लगा दिए हैं। तो टोटल बेटा यहाँ पर आपने कितने, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं इंटू में 100। बेटा ये निकल कर आ रहा है आपका 8%। तो हमारे सामने तो पूरा सॉल्यूशन है कि जहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है। तो क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, सो डेफिनेटली आपका EPS फॉल ही होना था। तो शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं है, इस डेट कंपोनेंट की वजह से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनका अर्निंग पर शेयर फॉल हो रहा है। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताती हूँ उसकी डिटेल। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगी कि अगर आप वहाँ पर गलत होंगे तो आपने क्या मिस्टेक करी है, तो उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या इस वीडियो के बाद भी आपको क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम है। सो उसका सॉल्यूशन लेकर भी मैं डेफिनेटली आप लोग के सामने आऊँगी। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।